बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, 9th क्लास। आज हमारा टॉपिक है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ जो हमने जब किया था तो उसमें हमने जो था डायनामिक्स उसका इंट्रोडक्शन किया। हमने फोर्स के बारे में पढ़ा, हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ा, फिर हमने उसको डिटेल डिस्कस किया कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो है क्या, उसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहा जाता है। आज हम करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हमने न्यूटन का इंट्रोडक्शन भी कर लिया था कि उन्होंने क्या क्या जो था इन लॉज के अलावा क्या क्या चीज़ थी जो क्या कहते हैं डिस्कवर की थी, इंट्रोड्यूस करवाई थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में उसने ये कहा कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई की जाती है, फोर्स का मैस और एक्सेलरेशन के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, फोर्स का मैस और एक्सेलरेशन के साथ जो है वो एक डायरेक्ट रिलेशन है। पहले हम इस बात को ज़रा समझ लें, उसके बाद हम इसका ज़रा इन्वर्स करके उसको देखते हैं। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये हैवी बॉल है। ये दो हमारे पास स्मॉल इससे बॉल हैं। ठीक, ये तीनों अलग अलग मैसेज की हैं। इस बॉल को मूव करवाने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, इसको मूव करवाने के लिए हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी, इसको मूव करवाने के लिए हमें एवरेज फोर्स जो है वो अप्लाई करना होगी। रीज़न इज दैट इन तीनों ऑब्जेक्ट के मैसेज डिफरेंट है, हैवी, मीडियम, लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा गहराई में कि कितने केजी है ये वो इसमें नहीं जा रहे बेटे, हम जस्ट ये देख रहे हैं, इन तीनों को कंपेयर कर रहे हैं। हैवी ये मीडियम मैस का है, ये इससे लो मैस का है, इसका ज़्यादा है, इसका उससे कम है, इसका उससे कम है। इस पर लगने वाली फोर्स जो है, जितना मैस ज़्यादा है इस पर लगने वाली फोर्स जो है वो ज़्यादा है। इसका मैस इससे कम है तो इसकी निस्बत इस पर फोर्स जो है वो उससे कम लगेगी। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं F1 फोर्स, F फोर्स जो है वो हम सेम अप्लाई जब करेंगे तो क्या होगा कि ये कम हिलेगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा मूव करेगा और ये उससे भी ज़्यादा मूव करेगा। अब इसको ज़्यादा मूव करवाने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, इसको इस पर फोर्स जो है इसकी निस्बत इस पर फोर्स जो है वो कम लगेगी, इसकी निस्बत इस पर फोर्स जो है वो और कम लगेगी। रीज़न इज दैट द डिफरेंस इन मैसेस। अब इससे क्या हमें पता चला कि फोर्स का मैस के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज़्यादा मैस होगा उतनी ज़्यादा हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। लाइक दैट कि हमारे पास एक ट्रक है, ठीक, और एक हमारे पास जो है वो गाड़ी है, कार है। दोनों पर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये हैवी है एज कंपेयर टू दिस वन, देन जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो फोर्स एज कंपेयर दिस वन ये ज़्यादा हमें अप्लाई करना पड़ेगी। इज इट क्लियर? अच्छा, अब ये देखें, जब हमने इस पर फोर्स अप्लाई की, अब इसको छोड़ दें। अब हम सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं इसके। इसको अब हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। ठीक, अब हम सेकंड पार्ट को देखते हैं, ये वाला रिलेशन। इसमें वो कह रहा है कि जितनी फोर्स ज़्यादा होगी उतना एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल इस बॉल को और इस बॉल को, तीनों को हम क्या करते हैं कि एक ही पोजीशन पर रख के क्या करते हैं, मूव करवाते हैं। ठीक, अब इस पर अब हमने ज़्यादा फोर्स लगाई। ठीक, अब हम मैस को कंपेयर नहीं करें, हम फोर्स को कंपेयर करेंगे। हम एक ही बॉल ले लेते हैं। चलें, हमने क्या किया, इस पर हल्की सी फोर्स लगाई, ये थोड़ा सा आगे जाएगा। अब हमने इस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई की, इसको जोर से हिट किया, इसकी पोजीशन में चेंज, वेलोसिटी में चेंज, देन दिस चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन।
हम अगर टाइम इंटरवल को साथ लेते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी, अगर इसकी यहाँ पर 0 थी वेलोसिटी, ठीक है, यूनिट टाइम में, अब हम कहते हैं कि नेक्स्ट अगली चेंज जो है वो यहाँ तक आई है इसको हम वी एफ कहते हैं। ये वी आई 0 थी, वी एफ उसने एक्स जो है वो गेन कर ली। अब इस यूनिट टाइम में जितनी चेंज आई है पोजीशन ए से बी तक, इसने जितना जो चेंज आई है वो इसके एक्सेलरेशन के इक्वल है। ये चेंज किस वजह से आई है? जब हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की है। ठीक, अब फॉर एग्जांपल इसको हम यू बॉल को उछालते हैं, हम इस बॉल को जितना जोर से हिट करेंगे उतना ये अप एंड डाउन जो है वो जाएगी। अब अगर हम इसको जोर से उछालेंगे तो ये ज़्यादा ऊंचा जाएगी, अगर हम हल्का सा करेंगे तो ये थोड़ा सा उछल के रुक जाएगी। ये देखिए, अब ये क्या है कि हमने जब इस पर फोर्स लगाई, इसको हिट किया, जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगी इन यूनिट टाइम में। दैट चेंज इज डायरेक्टली रिलेशन टू द फोर्स, दिस इज नोन एज द एक्सेलरेशन। उसने इसे कलेक्टिवली इस तरह से लिखा कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को उसने रिप्लेस कर दिया k के साथ, देन इक्वेशन इस कंडीशन में आ गई। फिर k की वैल्यू लेट की है, अगर हम कहते हैं कि 1 kg मैस है, 1 kg मैस के ऊपर जब फोर्स अप्लाई की जाती है तो उसके अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। देन द फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन के, और k की वैल्यू जो है उस सूरत में जो है वो 1 उन्होंने लेट की है। ठीक है, इफ वैल्यू ऑफ k इज 1 देन F इज इक्वल टू ma। जनरली जो हम इसकी इक्वेशन है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की, उसको यूं लिखते हैं, दिस रिलेशन शोज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया जिसको मैंने थोड़ा सा डिटेल से आपको डिस्क्राइब कर दिया है। इज इट क्लियर? अब हम इसकी वो देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है इस लॉ की। जैसे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की जो स्टेटमेंट थी उसको हमने पहले किया था, फिर हमने उसको एक्सप्लेन किया था। तो ये बात अब याद रखिएगा बच्चे कि जब आपने इसकी जो है वो लिखनी है इक्वेशन, लॉ ऑफ मोशन लिखना है, तब आपने सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो डेफिनेशन आपने 100% वही लिखनी है जो आपको दी गई है, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। एक्सप्लेनेशन को आप बेशक चेंज कर लें, उसकी वर्डिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कंप्रीहेंसिव होनी चाहिए। ठीक है, चलें जी, पहले हम लिखते हैं इस लॉ को, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? When a net force acts on a body, when a net force acts on a body, it produces acceleration इसको हम यूं शो करेंगे इन अ बॉडी। वो जब हमने कोई फोर्स, इसको आप ऐसे लिख लें, व्हेन अ नेट फोर्स F एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। अब क्या होगा? इसे प्रोड्यूस किया एक्सेलरेशन किसके अंदर? इस बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये बॉडी है, जब इसके ऊपर फोर्स जो है वो हमने अप्लाई की, इसने मूव किया, चेंज इन पोजीशन ड्यूरिंग टाइम में, उसके अंदर क्या हुआ? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। इज इट क्लियर? वेल, अच्छा जी, अब किस डायरेक्शन में ये प्रोड्यूस होगा एक्सेलरेशन? इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। अब देखें हमने क्या किया, इसको यूं हिट किया तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। ये नहीं है कि हम हिट इधर को कर रहे हैं, ये मूव इधर को कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो
एक्सेलरेशन जो है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जो है वो प्रोड्यूस हुआ. द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन अब इस एक्सेलरेशन जितनी इसकी जो वैल्यू है वो एक्सेलरेशन की किसके डायरेक्ट रिलेशन है इसका. मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन is directly proportional to नेट फोर्स, जो अभी मैंने आपसे बात कही. एक्टिंग ऑन द बॉडी, जो इस बॉडी पर हमने फोर्स लगाई थी. अब पॉइंट क्लियर हो गया. नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी and inversely proportional to its mass. ठीक. अब जो आप लोग ये कहेंगे कि मैंने तो ये कहा था कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली रिलेशन है एम के, फोर्स डायरेक्टली रिलेशन है ए के. ऐसे कहा ना मैंने. फिर मैंने साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाया और मैंने कहा दिस इज इक्वल टू के एम ए, देन दैट इज इक्वल टू के इज 1, देन दिस इज इक्वल टू एम ए. यही कहा ना मैंने. अब यहां बात क्या हो रही है. यहां बात एक्सेलरेशन की हो रही है कि एक्सेलरेशन जब हमने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई की तो एज अ रिजल्ट क्या प्रोड्यूस हुआ है, उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ है. फोर्स अप्लाई करने से एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ है. द वैल्यू ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ. क्लियर. मैंने आपसे कहा कि जितना हैवी मैस होगा उतनी हमें फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी. यही कहा ना मैंने. जितना हैवी मैस है उस पर फोर्स ज्यादा लगाने पड़ेगी, इस पे उससे कम लगाने पड़ेगी और इस पर उससे कम लगाएंगे. इज इट क्लियर. ये पॉइंट क्लियर हो गया. अब उसने कहा कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन पहला पार्ट इसका, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. ठीक. मैंने कहा हैवी ऑब्जेक्ट है तो वो थोड़ी देर फोर्स लगाने पर क्या हो जाएगा, उस पर हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी और उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा. इसमें एक्सेलरेशन थोड़ा सा ज्यादा प्रोड्यूस होगा. इसमें ये टू मच लाइट इन वेट, इसमें एक्सेलरेशन जो है वो ज्यादा एज कंपेयर टू जो दोनों है उसकी निस्बत. तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन फोर्स मैस के डायरेक्ट है, लेकिन फोर्स लगाने पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उस एक्सेलरेशन की वैल्यू इस मैस के इनवर्स होगी. अब फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में दो स्टूडेंट्स हैं, एक ज़रा हेल्दी है और एक स्मार्ट है. ठीक है. अब जाहिर है जो हेल्दी बॉडी है उसको रनिंग करते हुए या वॉक करते हुए उसको ज़्यादा जो है वो क्या उसके ज़्यादा एक्सेलरेशन चेंजिंग पोजीशन उसमें कम आएगी. अगर हम टाइम जो है टाइमर को ऑन करते हैं तो हम दोनों का टाइम नोट करते हैं तो हम देखेंगे कि यूनिट टाइम में दोनों का खासा डिफरेंस आएगा. ठीक. इसी तरह जो हैवी बॉल्स होती हैं उसको अगर फुटबॉल को हम हिट करते हैं, हम एक रबर बॉल को हिट करते हैं तो जो फुटबॉल है वो गेन कम करेगा एक्सेलरेशन एज कंपेयर टू अ स्मॉल लिटिल रबर बॉल. ठीक है. तो एक्सेलरेशन
मैस के इनवर्स होगा। अब तो पॉइंट क्लियर हो गया। अब बाय कंबाइनिंग दीज इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशन को इकट्ठा करें अगर हम क्लियर, ए प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम, तो एफ किसके इक्वल हो जाएगा, इसका रिलेशन प्रोपोर्शनल टू एम ए, ठीक है, लिख सकते हैं ना। चलो अब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल से रिप्लेस करें, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट के, देन एफ इज इक्वल टू, अगर के इज इक्वल टू 1 देन एफ इज इक्वल टू एम ए। इज इट क्लियर? देखिए आपको मैं 2 मिनट्स देती हूँ, चलें 5 ले लें। ओके, अब फोर्स का यूनिट, मैंने बार बार आपसे कहा है कि फोर्स का जो यूनिट होता है न्यूटन होता है। अच्छा, ये आपको मैंने बताया कि आपने इस तरह से इसका जो है वो लॉ को लिखना है, फिर इसका रिलेशन बताना है, ठीक। आपके पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, आप उनको कंबाइन करेंगे, आप इसको डाउनवर्ड करेंगे, बोर्ड नज़र नहीं आ रहा, मैंने इसलिए साइड पे लिखा है। आप इस पूरे को डाउनवर्ड करेंगे और एक सिमेट्री में काम करेंगे ताकि आपकी लुक जो है पेपर की वो बहुत खूबसूरत लगे। अच्छा जी, अब हमने लिखना है कि फोर्स का यूनिट क्या है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आ जाएगा, यूनिट की हेडिंग लगाएंगे, ठीक। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ठीक है। लॉन्ग है तो आप न्यूटन की डेफिनेशन लिख दें तो ठीक है, नहीं लिखेंगे तो आपका तब भी यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब एक इंपॉर्टेंट बात जहां पर बच्चे गड़बड़ करते हैं, इरेज करो। ओके, समझ आ गया है? एनी क्वेश्चन तो मुझे बता दें जरा साथ साथ में, ठीक है। ओके, चलें अब हम करते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन न्यूटन। ये आपको जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें भी एग्जामिनर जो है वो अक्सर ये क्वेश्चन बच्चों से करते हैं कि आप बताएं कि डेफिनेशन क्या है न्यूटन की। तो बच्चे गड़बड़ क्या कर जाते हैं, वो समझते हैं कि साइंटिस्ट के बारे में बताना है, जनरली वो ये कहना शुरू हो जाते हैं कि उसने लॉज दिए थे ये वो। इसमें हमने न्यूटन फोर्स की डेफिनेशन लिखनी है। फोर्स न्यूटन जो फोर्स का यूनिट है, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ठीक है। अब न्यूटन की डेफिनेशन क्या होगी, हमने कहा फोर्स का मैस और एक्सेलरेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले उसमें भी बताया था। अब बाकायदा हम उसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि 1 न्यूटन, ठीक है, 1 न्यूटन वो फोर्स है जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई की जाती है, अप्लाई करने पर दैट प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, per second square in a body of mass 1 kg। क्लियर होगी बात? अगर हम इस डेफिनेशन को मैथमेटिकली लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन दैट इज इक्वल टू, हम लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू एम ए। ये क्या होगी, 1 न्यूटन दैट इज इक्वल टू 1 kg मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड उसको हम प्रूव क्या करेंगे कि 1 न्यूटन जो है वो इसके इक्वल होता है। देन
1 न्यूटन को हम लिख सकते हैं 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर कि 1 न्यूटन जो है, अगर हमें इसकी जगह न्यूटन की जगह ये वाली दे दिया जाए तो इट मीन्स ये भी आपका एमसीक्यू सही होगा। समझ आ गई ये बात। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगाई जाती है, पहले हमें ये बात अंडरस्टैंड करना होगी कि जितना हैवी पार्टिकल होगा उस पर उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी, यानी फोर्स और मास का आपस में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। अब जितना लाइट पार्टिकल होगा उतना जो है वो उसके अंदर उसको मूव करना आसान होगा, उसके अंदर एक्सीलरेशन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा एज कम्पेयर टू द हैवी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो फोर्स जो है वो दोनों के ही डायरेक्ट रिलेशन है इसका, m और a के, यानी मास और एक्सेलरेशन की। जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन का फोर्स के तो डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन एक्सेलरेशन का इनवर्स रिलेशन है m की, उसको हम 1/m की सूरत में लिखेंगे। क्लियर बात। इट मीन्स कि जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन और जो दोनों हैं वो एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन है। मास का क्या है कि हैवी मास है तो उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, जितना लो मास है यानी कम हैवी है, लाइट है, उतना उसके अंदर एक्सेलरेशन जो है उसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। इज इट क्लियर। तो उसके बाद हमने कहा कि इस रिलेशन के बाद हमने ये नतीजा निकाला कि इसका यूनिट जो है वो जो न्यूटन है उसको हमने कैसे लिख सकते हैं कि अगर 1 न्यूटन फोर्स ने किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई की जाती है वो 1 न्यूटन फोर्स किसके इक्वल होगी। इफ one force apply on an object of a mass 1 kg and acceleration on applying this force is produced in this body is 1 meter per second square, then this applying force is equal to 1 Newton। इसको एक दफा फिर देख लेते हैं, इसमें बच्चे अक्सर गड़बड़ कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये mass है 1 kg का, a force apply on mass of 1 kg, force apply mass of 1 kg, clear, and acceleration of 1 meter per second square is produced on applying force on a body of a mass 1 kg, acceleration of 1 meter per second square is produced, then this applying force is equal to 1 Newton। Is it clear? I hope ये तो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो इसी जो फॉर्मूला है ये वाला F = ma, बार बार पूरे यूनिट में इसी को इस्तेमाल करते हुए कभी हमने फोर्स की वैल्यू निकालनी है, कभी हमने मास की वैल्यू निकालनी है, कभी हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसको आप करके देखिएगा, जो नहीं आएगा वो मुझे बताइएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और इसको जैसे मैंने कहा है प्रॉपर वे में इसके असाइनमेंट बनाकर आप लोग लेकर आएंगे और मुझे चेक करवाएंगे ताकि मैं उसको आपकी जो मिस्टेक्स हैं उसको पॉइंट आउट करूँ। ओके, नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम थर्ड लॉ ऑफ जो मोशन है उसको डिटेल से करेंगे। तब तक के लिए, नेक्स्ट क्लास तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।